फिर हमने प्रोमोटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में प्रोमोटर अराउंड 10 बेस पेयर से लेके 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम पड़ा हुआ होता है। अपस्ट्रीम मींस बिफोर स्पेसिफाइड सीक्वेंस, यानी जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है, जो पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब होता है उसको +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने बेस पेयर आप अपस्ट्रीम चलते जाएंगे, यानी बैक फुट पे चलते जाएंगे, यानी बिफोर चलते जाएंगे, वो माइनस में बात चलती जाएगी। तो प्रोकैरियोट में प्रोमोटर दो डोमेन्स पे कंसिस्टर होता है, दो स्ट्रक्चर्स पे कंसिस्टर होता है। एक को -10 डोमेन कहते हैं, इसको माइनस इसलिए कहते हैं क्योंकि 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम पड़ा हुआ होता है, और ये 80 रिच होता है, इसलिए इसको डाटा बॉक्स भी बोलते हैं, इसको प्रिप्नो बॉक्स भी बोलते हैं। और डोमेन और प्रोमोटर का सेकंड जो पार्ट है, सेकंड सेगमेंट, उसको -35 डोमेन बोलते हैं, और ये एक्चुअली एक्ट करता है एज अ रिकॉग्निशन साइट। फिर हमने आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज कंसिस्ट ऑफ 5 सबयूनिट्स। सबयूनिट मींस पॉलीपेप्टाइड चेन्स, यानी हर पॉलीपेप्टाइड चेन एक सबयूनिट कहलाती है। जब एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है, यानी प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, तो उसमें हर पॉलीपेप्टाइड को एक सबयूनिट कहते हैं। तो इन केस ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑफ द प्रोकैरियोट, RNA polymerase enzyme consists of 5 subunits, यानी 5 पॉलीपेप्टाइड चेन पे कंसिस्ट होती है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, एक बीटा प्राइम और एक सिग्मा फैक्टर होता है या सिग्मा सब यूनिट। इसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर को होलो एंजाइम, और होलो एंजाइम में 5 के 5 सब यूनिट्स होते हैं, एक सिग्मा, 2 अल्फा, एक बीटा प्राइम। इसमें जो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं वो अल्फा और बीटा सब यूनिट्स। सिग्मा फैक्टर का फंक्शन है जस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर, इसका काम सिर्फ प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना है, और रेस्ट ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी रिजाइड्स इनसाइड द अल्फा एंड द बीटा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें ये जो आपको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसका सिग्मा फैक्टर है जो कि एक्चुअल प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। ये सबसे पहले -35 पे बाइंड करता है, और फिर ये टॉर्शनल स्ट्रेस के थ्रू -10 डोमेन पे जो डबल स्ट्रैंडेड रीजन है इसको डिसोसिएट कर देता है, ब्रेक कर देता है। और आपको जो इस ये जो सेकंड सर्कल नजर आ रहा है लाइट ब्राउन कलर का, ये फुल स्ट्रक्चर है आरएनए पॉलीमरेज का, और ये इतना बल्की इन साइज होता है कि ये अराउंड 50 to 60 न्यूक्लियोटाइड के रीजन को, डीएनए के फ्रैगमेंट को ये कवर अप करता है। फिर हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक प्रोमोटर। यूकैरियोटिक प्रोमोटर दो रीजन्स पे कंसिस्टेंट होता है, एक रीजन को कोर प्रोमोटर बोलते हैं, दूसरे रीजन को प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट। प्रॉक्सिमल मींस बिफोर। तो जो कोर प्रोमोटर है ये भी फर्दर दो सेगमेंट में कंसिस्टेंट होता है, एक को आईएनआर या इनिशिएटर सीक्वेंस बोलते हैं, दूसरे को टाटा बॉक्स बोलते हैं। टाटा बॉक्स अगेन सेम इसलिए क्योंकि ये टीएटीए सीक्वेंस यानी एटी रिच रीजन होता है, इसलिए इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। और इसको कोर प्रोमोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फिजिकली डायरेक्टली खुद बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रॉक्सिमल एलिमेंट नहीं बाइंड करता, और प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनहेंसर्स वगैरह बाइंड करता है। तो ये कैट बॉक्स और जीसी बॉक्स पे कंसिस्ट होता है। और जो फर्स्ट ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड है ये +1 से रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद इन केस ऑफ यूकैरियोट चूँकि स्प्लिट जीन्स होते हैं, जीन्स का जितना जो कोडिंग सेगमेंट है दैट इज इंटरप्टेड बाय द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, यानी एक्सॉन इंट्रॉन एंड सो ऑन। जबकि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कंप्लीट सेगमेंट जो है ये कोडिंग सेगमेंट होता है। प्रोकैरियोट्स के जीन में इंट्रॉन नहीं होते, नॉन कोडिंग सेगमेंट नहीं होता। The complete gene is a coding segment. फिर हमने स्टडी किया कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, इट प्रोसीड्स इन 3 steps: initiation phase, elongation phase and termination phase. In initiation phase, initiation means start of the reaction, elongation phase means strand synthesis, और termination means end of the reaction. Initiation phase में obviously आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, दैट इज द इनिशिएशन फेज। प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क क्रिएट होता है, जिसको ट्रांसक्रिप्शन बबल भी बोलते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क के बबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो सेगमेंट होता है डीएनए का जहाँ जो एटी रिच होता है, और बिकॉज ऑफ द टॉर्शनल स्ट्रेस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड डिसोसिएट हो जाते हैं और एक बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिस तरह ये आपको थर्ड चेन में नजर आ रहा हो। ये एक्चुअली यहाँ पे भी ये बनता है बेसिकली। तो इनिशिएशन में
आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले प्रोमोटर को बाइंड करता है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट -35 को बाइंड करता है। विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर ट्रांसलेशन स्ट्रेस प्रोवाइड करता है। 80 रिच रीजन पे आके डीएनए जो डिसोसिएट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल या ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क बन जाता है और इनिशियली आरएनए पॉलीमरेज इतने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 10 to 30 कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आगे चला जाए। इसको प्रोमोटर क्लियरेंस बोलते हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ द इनिशिएशन फेज। तो प्रोमोटर क्लियरेंस करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज एब्रप्टली रैपिडली तेजी के साथ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है ताकि स्ट्रैंड इलॉन्गेशन हो, ताकि स्ट्रैंड जल्दी से बने। इसको इलॉन्गेशन फेज बोलते हैं। और फिर टर्मिनेशन मीन कि जब जीन की एंड बाउंड्री आ जाए तो एंड बाउंड्री के आने पे आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट से डिटैच हो जाता है। अब जितना फ्रेगमेंट बन चुका होता है आरएनए का वो कंप्लीट एक जीन का स्ट्रक्चर होता है। ट्रांसक्रिप्ट की सिंथेसिस की जो डायरेक्शनलिटी है, चेन इलॉन्गेशन जो है, दैट इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जीन जिस स्ट्रैंड के ऊपर फिजिकली पड़ा हुआ होता है, ट्रांसक्रिप्शन उसके अपोजिट स्ट्रैंड से होते हैं, क्योंकि अपोजिट स्ट्रैंड की सिंथेसिस हमेशा कॉम्प्लीमेंटेरिटी की बेस के ऊपर होगी। तो सीक्वेंस आरएनए में वही सीक्वेंस आना चाहिए जो जीन का एक्चुअल सीक्वेंस है, और ये उस वक्त पॉसिबल है जब ट्रांसक्रिप्शन अपोजिट स्ट्रैंड से हो, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से हो, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड से हो। तो जहाँ पे जीन पड़ा हुआ होता है डीएनए के, उनके डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, हर स्ट्रैंड के ऊपर जीन होते हैं। तो जीन एक्चुअली जिस स्ट्रैंड के ऊपर होता है उसका प्रोमोटर या ट्रांसक्रिप्शन बोलने के वो सेकंड स्ट्रैंड से। तो यहाँ से एक्चुअल टॉपिक हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होने का, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट कैसे होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन का जो मैकेनिज्म है वो ज़रा चेंज है। प्रोकैरियोट में जीन की स्टार्ट बाउंड्री सेम प्रोमोटर होती है, जबकि जीन की एंड बाउंड्री पे, जीन के एंड पे दो इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं, दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 to 8 यू रेसिड्यूज। जो दो इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं, इन्वर्टेड रिपीट का मतलब है कि वो दो रिपीट्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। तो जब जब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तो दे विल मेक अ स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जो कि बनता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंटरिटी ऑफ द इन्वर्टेड रिपीट्स। तो इस इन्वर्टेड रिपीट में इसको स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें ये जो है ये स्टेम है बेस और ये लूप है। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम है, सॉरी ये स्टेम है और ये लूप है। तो ये इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के दो मैकेनिज्म हैं। एक को बोलते हैं इंट्रिंसिक टर्मिनेशन या रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, दूसरे को बोलते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन नेम से ऑब्वियस है, रो एक बेसिकली एक प्रोटीन है जो टर्मिनेशन को फैसिलिटेट करती है, ये हेलिकेज एक्टिविटीज के अंदर। तो दो मैकेनिज्म है रो इंडिपेंडेंट, यानी ऐसी टर्मिनेशन का प्रोसेस जिसमें रो की जरूरत ही न पड़े, प्रोटीन एडिशनल प्रोटीन की जरूरत ही न पड़े। टर्मिनेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डीएनए के सीक्वेंस के अंदर खुद ब खुद ही इनकोडेड हो। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? यही प्रॉपर्टीज है, प्रेजेंस ऑफ टू इन्वर्टेड रिपीट्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 to 8 यू रेसिड्यूज। तो जब आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है, फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रही है, आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, जैसे इन्वर्टेड रिपीट्स ट्रांसक्राइब होते हैं तो वो इन्वर्टेड रिपीट ट्रांसक्राइब होने के बाद चूंकि उनके दरमियान आपस में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, वो फौरन से आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाती है और इस तरह एक स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्टेम और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑब्वियसली जब ये स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज को हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा टू मूव अहेड, और इस हिंड्रेंस की वजह से आरएनए पॉलीमरेज फॉर सम टाइम उस पर्टिकुलर रीजन में, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन चल रही है, यहाँ पे ये रीजन ट्रांसक्राइब हो गया, सेकंड पिक्चर में देखें तो ये स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो यहीं पे आके आरएनए पॉलीमरेज फॉर सम टाइम स्टॉल कर जाएगा, रुक जाएगा, और रुकने की वजह से चूंकि दिस स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय दिस यू रेसिड्यूज, तो लाजमी बात है यू के अगेंस्ट ए होंगे, डीएनए पे ए होंगे और आरएनए पे ट्रांसक्राइब होके टी की जगह यू आएंगे। तो इनके दरमियान इंटरेक्शन बड़ी वीक होती है। इस वीक इंटरेक्शन की वजह से ये आरएनए का स्ट्रैंड अपने डीएनए के टेम्पलेट से डिटैच हो जाता है और एज ए रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन हो जाती है। आई होप इट्स क्लियर।
मैं रिपीट कर देता हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट proceeds in two mechanisms. In some species, it follows row independent, which is also called as intrinsic termination process, and the other it depends upon the row protein, and that process is called as row dependent termination. रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन को इंट्रिंसिक भी बोलते हैं. इंट्रिंसिक मीन्स के जिसमें इंटरनली ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के फैक्टर मौजूद हो. और वो कौन से फैक्टर होते हैं? वो फैक्टर है इन्वर्टेड रिपीट्स इमीडिएटली फॉलोड बाय 4 to 8 रेसिड्यूज. जो इन्वर्टेड रिपीट है दे कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर. जिस तरह ये आपको स्टेम नजर आ रहे हैं, ये वो इन्वर्टेड रिपीट्स हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं. तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं. और जो इन बिटवीन द टू इन्वर्टेड रिपीट जो नॉन स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, दे मेक द लूप लाइक स्ट्रक्चर. So inverted repeat make the stem loop like structure, which is also called as the hairpin like structure, immediately followed by the 4 to 8 residues. So during the transcription, when that region reaches, so and after its transcription, they make the stem loop like structure. And this stem loop like structure, it produces or it creates a hindrance for the RNA polymerase to move ahead. ये आगे नहीं move कर सकता. So after filling the hindrance, the RNA polymerase stall for the some movement at that position, and due to the presence of 4 to 8 U residues, it produces a very weak interaction. और इस weak interaction की वजह से the RNA, the growing RNA chain, it get detached from the DNA template, which is actually the transcription termination process. So this was all about intrinsic termination of transcription in case of prokaryotes. सेकेंड मैकेनिज्म है रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन. ये सेम वही रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का प्रोसेस है. तो ट्रांसक्रिप्शन अगर ये चलेगी और आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही. जी अब आ रही है सर? बहुत कम आ रही है, मतलब फुल वॉल्यूम पे किया सर, फिर भी आवाज कम आ रही है. बच्चे आप माइक दूसरा करते हो तो मेरे मुंह के करीब ही है. चलिए मैं आप रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, फिर आप उसको. So रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन, इसमें जब चेन एलोंगेशन चल रही होती है और जैसे इन्वर्टेड रिपीट का रीजन पहुंचता है, इन्वर्टेड रिपीट का रीजन मींस द एंड बाउंड्री आ गई. जो ये रीजन ट्रांसक्राइब होता है दे इमीडिएटली मेक द स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर मेकिंग द स्टेम लूप लाइक स्ट्रक्चर इट प्रोवाइडेड द हिंडर्स टू द RNA polymerase, and RNA polymerase then stall over there for some moment. And due to presence of again 4 to 8 U residue, it makes the interaction very weak between the RNA and DNA, due to which the RNA gets slipped, or you can say it detaches from the DNA template, which is actually the transcription termination. The second process is prokaryotic transcription, which is the row dependent transcription termination. इसमें same जो जीन की end boundaries हैं, that is same presence of 2 inverted repeat and immediately followed by 4 to 8 residues. Additional इसमें सिर्फ रो एंजाइम्स होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं अनवाइंडिंग को, क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है और बनने वाली जो आरएनए की चेन है वो डीएनए के टेम्पलेट के ऊपर वाइंड करती जाती है, डीएनए आरएनए का हाइब्रिड बनता जाता है. अब इस डीएनए आरएनए के हाइब्रिड इसको जो आपको ये नजर आ रही है बेसिकली ऐसे नहीं होता. ये जो करीब का रीजन है, ये करीब का रीजन डीएनए और आरएनए का ये आपस में वाइंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर. बाकी का वो रीजन जो आरएनए पॉलीमरेज से प्रोट्रूडिंग आउट होता है, ये प्रोट्रूडिंग आउट होता है, ये वाइंड नहीं होता. लेकिन जो वो रीजन आरएनए का जो इस ट्रांसक्रिप्शन बबल के अंदर अंदर होता है, ये रीजन डीएनए और आरएनए दोनों आपस में वाइंड अप होते हैं. इन्हें दे मेक डीएनए आरएनए हाइब्रिड, व्हिच इज आल्सो अ हेलिकल स्ट्रक्चर. ये जो रो प्रोटीन है बेसिकली, ये रो प्रोटीन इस अनवाइंडिंग को फैसिलिटेट करती है, रैपिडली अनवाइंड करती है आरएनए की चेन को फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. और ये अनवाइंडिंग ये बेसिकली वो प्रोसेस है जो आरएनए की चेन को डिटैच करवा देती है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट. सो वंस द आरएनए get detaches from the DNA template, so if the template is not available, so it is not possible for the RNA polymerase to carry on the process of transcription, which is actually